एक्सक्यूज मी, क्या क्लास ऑडिबल नहीं है या फिर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है? मैम सुना हमें भी कुछ नहीं दे रहा अभी, क्या पता। ऑडिबल नहीं है। ओ, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है। नो सर, नहीं आ रही थी। सर अब आई। अब आई है ना? हाँ, वो एक्चुअली मैं अपना माइक ऑन करना ही भूल गया। ठीक है, सॉरी। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी एक्चुअली ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया था। मैंने यही कहा था कि आज हम हाई कोर्ट स्टार्ट करेंगे, उच्च न्यायालय। और हाई कोर्ट जैसे मैं आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे भारत देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और सुप्रीम कोर्ट के ठीक नीचे जस्ट अंडर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो हाई कोर्ट्स हैं। और हाई कोर्ट्स क्योंकि स्टेट के अंदर हैं, स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं वो सब हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। इस सेगमेंट में आपको भाग और जो अनुच्छेद है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पार्ट और आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा, इन पर आप फोकस करना है। ठीक है, हाई कोर्ट्स हमारे देश के अंदर 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, एंड वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। दैट मीन्स किसी एक हाई कोर्ट के पास बाकी राज्यों का कॉमन चार्ज है। वो हम टेबलेट फॉर्म में इसको आगे देखेंगे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के अनुसार पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स और यूटी के लिए कॉमन हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करें। जैसे एग्जांपल, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा स्टेट का हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। तो 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट हो गया, चंडीगढ़ कॉमन, क्योंकि चंडीगढ़ कैपिटल है इन दोनों की, और चंडीगढ़ यूटी भी है। तो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ का जुरिस्डिक्शन भी उसी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पास है, तो यूटी भी उसमें कवर हो गई। तो 2 राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। नॉट ओनली 2 राज्य, 3, 4, 5 राज्यों का भी एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ऐसा 7th अमेंडमेंट 1956 के अकॉर्डिंग किया गया। एट प्रेजेंट हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और दिल्ली सिर्फ दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और ये 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये देखिए सामने टेबल फॉर्म में ईयर बताया गया है, हाई कोर्ट का नाम बताया गया है, और फिर यहां पर उस हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब इसको हिंदी में करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तो समझ में आएगा ही हमें ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, हिंदी इंग्लिश का इसमें कोई इशू नहीं है। और यहां पर बताया गया है कि उस हाई कोर्ट की जो मेन सीट है वो कहां है, और उसकी एक्सटेंशन ब्रांच कहां पर है। ठीक है, जिसको बेंच बोलते हैं, वो यहां पर सारा बताया गया है। जैसे 1862 में, 1862 यहाँ 3 जगह, 1862, 1862, 1862, ये बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास हाई कोर्ट जो अंग्रेजों ने स्टैब्लिश की थी, एक साथ एस्टेब्लिश हुई थी, मतलब एक ही साल में एस्टेब्लिश हुई थी। और आज की डेट में अब एस्टेब्लिशमेंट तो वही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगा ना। आज की डेट में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, न्यायिक क्षेत्र अधिकार है, कि उनके न्याय करने का या उनका किसी भी कोई भी आदेश देने का जो क्षेत्र है, जो बाउंड्री कहां तक है, वो है पूरा महाराष्ट्र स्टेट, पूरा गोवा स्टेट, और दादरा नगर हवेली दमन दीव यूनियन टेरिटरी, इसको ये कवर करते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग्स, ऑर्डर्स इन जगहों पर चलेगी। ठीक है जी। गोवा एक स्टेट है, लेकिन गोवा की अपनी कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। इसकी जो सीट है मेन वो मुंबई में है। इसकी जो आगे ब्रांचेस है वो है पणजी में, पणजी कैपिटल है गोवा की, राजधानी है गोवा की, वहां पर है। औरंगाबाद और नागपुर है, ये प्रमुख शहर है महाराष्ट्र के। तो मुंबई हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, वो औरंगाबाद, नागपुर में भी लगती है, और पणजी गोवा में भी लगती है।
दैट मीन्स कि इन लोगों को, यहाँ के निवासियों को मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोलकाता के केस में कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में वेस्ट बंगाल के नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी जो चार्ज है, जो जुरिस्डिक्शन आता है कोलकाता हाई कोर्ट का, वो अंडमान निकोबार में भी आता है। तो इसकी जो मेन सीट है वो तो कोलकाता में है, साथ में इसकी एक्सटेंशन ब्रांच पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है जी। तो अब अंडमान निकोबार के लोगों को कोलकाता जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में ही उसकी एक्सटेंशन ब्रांच है। मद्रास हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु स्टेट है और पौंडीचेरी है। इसकी मेन सीट चेन्नई, जो कैपिटल है तमिलनाडु की, वहां है, और इसकी बेंच मदुरई में है। तो मदुरई के लोग अब चेन्नई नहीं आएंगे, मदुरई में ही वो केस की सुनवाई होगी। लाइक दैट 1866 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और उसकी जो सीट है वो इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयाग कहलाती है, और बेंच उसकी लखनऊ में बैठती है। ठीक है जी। सिंपल सी चीजें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह 1884 के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, जिसका पूरा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कर्नाटका स्टेट है। इसकी सीट बेंगलुरु में है। देखिए, राज्य जितना ज्यादा क्षेत्रफल में बड़ा होता जाएगा ना, उसकी बेंच आगे बढ़ती जाएंगी। इसकी सीट जो है बेंगलुरु में है, और इसकी बेंच धारवाड़ और गुलबर्गा 2 जगह में है। 1916 में पटना हाई कोर्ट बनी, जिसका पूरा क्षेत्र के अंदर बिहार स्टेट आता है, और पटना में ही इसकी सीट है, क्योंकि ये राज्य ज्यादा बड़ा नहीं है। नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1948 में गुवाहाटी, जो कि असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, और कभी किसी समय में असम की राजधानी भी होती थी, गुवाहाटी हाई कोर्ट, यानी कि असम के अंदर जो असम का हाई कोर्ट है, उसके अंदर ये 3 राज्यों का हाई कोर्ट भी फंक्शन करता है। यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास इन 3 राज्यों का चार्ज भी है। एक तो असम का खुद का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है, और अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑब्वियस सी बात है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो इसकी जो मेन सीट है वो गुवाहाटी में ही होगी। लेकिन ये 3 राज्यों का भी चार्ज उधर है, तो क्या होगा? नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तो कोहिमा में भी उसकी बेंच है। मिजोरम में जो कि ऐजावाल है, वहां बेंच है। ईटानगर जो राजधानी अरुणाचल की, वहां पर भी बेंच है। 1949 में ओडिशा हाई कोर्ट, ओडिशा का पूरा स्टेट कवर, और कटक में इसकी मेन सीट है। 1949 में राजस्थान हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पूरा राजस्थान स्टेट उसमें कवर होता है। साथ ही साथ जोधपुर उसकी मेन सीट है, तो जोधपुर हाई कोर्ट है, और उसका एक्सटेंशन ब्रांच जयपुर में है। यहां पर थोड़ा उल्टा है। 56 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका क्षेत्र जो है पूरा मध्य प्रदेश स्टेट है। इसकी मेन सीट है वो जबलपुर में है। इसकी एक्सटेंशन ब्रांच ग्वालियर और इंदौर में है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। 58 के अंदर केरला हाई कोर्ट बना। अब केरला के साथ, क्योंकि केरला अरेबियन सी के साथ लगता है, तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स भी हैं। तो केरला हाई कोर्ट का केरला स्टेट का अंदर तो जुरिस्डिक्शन है ही है, लक्षद्वीप का भी इसका चार्ज जो है इसके पास ही है। तो इसके जो एक ही सीट है मेन, वो है एर्नाकुलम में। 1960 के अंदर गुजरात हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। पूरा गुजरात स्टेट इसके अंडर आता, और अहमदाबाद में इसकी जो मेन सीट है। लाइक वाज दिल्ली 1966 के अंदर। तो दिल्ली आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। 1971 में हिमाचल हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुई। पूरा हिमाचल प्रदेश कवर करता, और शिमला में इसकी जो मेन सीट है। बाकी तो आपने कहीं देखा नहीं, वो हिमाचल हाई कोर्ट की आगे कहीं एक्सटेंशन ब्रांच है। लाइक वाज 1975 के अंदर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो मैंने जैसे एग्जांपल में आपको बताया, तो पंजाब और हरियाणा स्टेट का ये कॉमन हाई कोर्ट है। साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का भी यही हाई कोर्ट है। तो इसकी जो मेन सीट है वो चंडीगढ़ ही है अकेली। 1975 के अंदर सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम का पूरा स्टेट कोई छोटा स्टेट है, और गैंगटोक जो उसकी राजधानी है वही इसका सीट है मेन। उसी हिसाब से वर्ष 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनकी सीट है और इनका जुरिस्डिक्शन एरिया है। 2013 के अंदर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय हाईकोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय इनके स्टेट ही इनका जुरिस्डिक्शन एरिया है। साथ में इनकी जो
राजधानियां हैं, यहीं पर इनका हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड है, मीन जो सीट है मेन। 2019 में तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हुई थी आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना हाई कोर्ट का टेरिटोरियल क्षेत्र क्या है? तेलंगाना क्षेत्र पूरा। और हैदराबाद में जो है इसकी हाई कोर्ट है, इसको मेन सीट है। लाइकवाइज 2019 में आंध्र प्रदेश को अब फिर चेंज करना पड़ेगा, पहले हैदराबाद कॉमन होता था आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का आंध्र प्रदेश पूरा स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आता है, और इसकी मेन सीट है वो अमरावती में है। लास्ट पे 2019 में ही जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन को कवर करता है, और इसका जो मेन सीट है वो श्रीनगर में है। ठीक है जी, तो ये कुछ एक चीजें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो जैसे आप जानते ही हैं, हर एक हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जजेस भी होते हैं, और इन सब की अपॉइंटमेंट वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा है इनकी नियुक्ति की जाती है। इससे ज्यादा इसमें पढ़ने वाला और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति द्वारा संबंधित सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। मान लीजिए, जैसे असम में हमने देखा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का और असम का सबका कॉमन हाई कोर्ट था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उन सभी जितने भी स्टेट है उन सबके गवर्नर से इस बारे में चर्चा करेंगे, परामर्श करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की मैंने बात की थी। कोलिजियम क्या होता है, जिसमें एक कोर्ट ने अपना ही एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है, जिसमें वो किस जज की ट्रांसफर करनी है, किस जज की अपॉइंटमेंट करनी है, ये सब फैसले वो लेते हैं। अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, ये सारे डिसीजन वे लोग लेते हैं कोलिजियम के अंदर। उसी तरह से हाई कोर्ट का भी एक कोलिजियम होता है। ठीक है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हाई कोर्ट के जज होने की क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, पहला कॉमन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि वो जो है भारत के क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो, किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो 10 ईयर्स तक। या फिर क्या होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील होना चाहिए, या फिर वो किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट की तरह फंक्शन कर चुका हो। तो ये कुछ चीजें सेम मिलती जुलती सुप्रीम कोर्ट के साथ भी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मिनिमम एज जज बनने की तो कोई मेंशन नहीं है, उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी कोई न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया है। साथ ही इसमें यह बात इंपॉर्टेंट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के केस के अंदर राष्ट्रपति ये चेक करते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित न्यायवादी हो, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। हाई कोर्ट के केस में ऐसा कोई नहीं प्रावधान। हाई कोर्ट में अगर नियुक्ति के लिए ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ओथ एंड सैलरीज की अगर बात करें, तो जब भी किसी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, तो उसको राज्यपाल यानी गवर्नर शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। इनके अगर मैं सैलरीज की बात करूं या और जो अलाउंसेस इनको अपने जॉब के टाइम पे, सर्विस के टाइम पे मिलते हैं, तो ये सारी सैलरी और इनके जो खर्चे हैं, ये कहाँ से निकलता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से निकलता है, यानी कि राज्य का जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है, वहां से पे किया जाता है। इनकी रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन मिलती है भारत की संचित निधि से, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट है वहां से मिलती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु 65 ईयर्स है और हाई कोर्ट की 62 ईयर्स है। इसके आगे आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे जी? सिंपल, राष्ट्रपति के आदेश पर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, इसमें भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए।
यानी कि संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव जो है वो पारित होना चाहिए। और आधार क्या है? दुर्व्यवहार या अक्षमता, ये इसका बेस है। मिसकंडक्ट और उनकी इनकैपेबिलिटी। जब कभी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पेश करना होता है, तो उससे पहले 100 लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में किस हाउस में जो है प्रस्ताव रखा गया है सबसे पहले। राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, लोकसभा में तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। लास्ट में कुछ एक क्विज है, इसको आप देख सकते हैं। मैं आंसर्स हाईलाइट किए हुए हैं। फॉर योर नॉलेज यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है जी? तो यहाँ पर हमारा जो था जुडिशरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आई थिंक आपका शायद कल टेस्ट भी होगा। सर जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा? हाँ जी मैम, एमसीक्यू बेस्ड होगा जी। ओके सर। और आई थिंक ऑनलाइन ही है वो टेस्ट भी ना। अच्छा, जैसे मतलब वो मॉक टेस्ट होते हैं उस टाइप में ही होगा वो कुछ हाँ प्रॉपर? जी। हाँ, जैसे प्रॉपर वे में होता है ना ये एमसीक्यूज टाइप में, ओके सर। वैसे वैसे ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। और सर ये जो जैसे कोट्स आपने पहले बताए थे ना जी, जी। स्टार्टिंग, तो लिस्ट तो वो हमें मतलब सारे लर्न करने पड़ेंगे या कुछ उसको ऐसे सिर्फ देखना है? ये वाले? यस सर। नहीं, ये आपको कुछ याद नहीं करना जी। ये आपके बेसिक जीके के लिए मैंने बताया कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, एक एक मिनट, ये शो नहीं कर रहा। रुकिए जरा, 1 मिनट रुको। जैसे ये है, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। ये नॉलेजेबल चीज है, ये आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे दिल्ली का था, दिल्ली एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, वो 1966 से, और किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है अपना हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे चंडीगढ़ का है तो है, पर वो पंजाब और हरियाणा का भी तो है ना साथ में। चंडीगढ़ अकेला चंडीगढ़ होता तो मैं मानता, पर पंजाब और हरियाणा का है ना बेसिकली। तो इसलिए चंडीगढ़ उनके साथ लगती यूनियन टेरिटरी भी है और उनकी कैपिटल भी है, इसलिए चंडीगढ़ का भी कॉमन होगा ना, चंडीगढ़ उससे अटैच होगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सर आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लास्ट कर रहे हैं और जो मतलब कंसोलिडेटेड या थोड़े यूनिक है वो वाले? हाँ, यूनिक है। जैसे ये वाला, ये लास्ट वाला 2019 है, इसमें मेरा ये पॉइंटर नहीं जा पा रहा है नीचे, इससे नीचे। जैसे लास्ट में आंध्र प्रदेश अमरावती। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2019 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टेट बना। तो आंध्र प्रदेश, अब हैदराबाद तो तेलंगाना में चला गया बाय जब फिजिकली, तो आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए ये मुश्किल होगी कि वो अपनी कैपिटल कहाँ एस्टेब्लिश करे, तो उन्होंने अमरावती में एस्टेब्लिश की और वहीं पर उन्होंने अपना हाई कोर्ट बनाया। तो ये लेटेस्ट हाई कोर्ट है जो बना है। ठीक है जी? तो ओके। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और आपको ये पता होना ज़रूरी होना चाहिए। देखो, कि कुछ पता नहीं होता एग्ज़ाम में कैसा है कि इम्पोर्टेंट कि कौन-सा राज्य कब स्थापित हुआ, कब बना। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ईयर 2000 में बने थे। हिमाचल कब बना आपको पता होना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, जो एकमात्र यूनियन टेरिटरी है, इसका अपना है 1966 में। ये अमरावती वाला, आंध्र प्रदेश वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इसमें ये देखना है आपने। ठीक है जी? ओके सर, थैंक यू सर। एक आपको ये पता होना चाहिए कि कलकत्ता का हाई कोर्ट अंडमान निकोबार को देखता है और इधर केरला का लक्षद्वीप को देखता है। बात समझ रहे हैं? ये- हाँ, तो इस तरह से चीज़ों को देखना है। ठीक है जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर Thank you, हाँ sir. जी। सर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बड़ा हाई कोर्ट और कौन सा छोटा? बड़ा छोटा कैसे, मतलब हाई कोर्ट्स की पावर सेम होती है जी। नहीं नहीं सर, पावर तो सेम होती है, बट जजों की जो मतलब होते हैं कितने जज है, इस तरह से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है कि मैं ऐसे नहीं, पूछ नहीं, रही हूँ। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। पता है क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जजेस की संख्या वेरी करती रहती है ना।
कभी कोई रिटायर हो रहा है, कोई नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। ऐसा नहीं कहीं हाई कोर्ट से नहीं पूछा। हाँ, हिमाचल हाई कोर्ट का आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल हाई कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, वो आप पढ़ लेना। या फिर मैं आपको ठीक डाल दूँगा ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू। हिमाचल का पढ़ लीजिएगा, है ना? सर जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि जी। वो 4 होते हैं, तो इसमें भी होता है ऐसा कुछ? देखिए, वैसे तो हाई कोर्ट्स में अंदर जजेस की संख्या होती है, लेकिन ये थोड़ा वेरी करता रहता है। ओके, इससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल डाल देता हूँ ग्रुप में ना जी, इन्फॉर्मेशन का। आप उसको पढ़ना, यस फिर सर। आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके जी।